नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय मानसून के बारे में। इंडिया ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय मानसून एवं जलवायु तंत्र, जिसमें हमने कुछ पीछे चर्चा कर ली है और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज इसी मानसून की अंतिम क्लास को देख रहे हैं। मानसून में आज हमारी अंतिम क्लास रहने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे लौटते हुए मानसून के बारे में और फिर हम देखेंगे मानसून का प्रभाव क्या पड़ता है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को भारतीय मानसून एवं जलवायु तंत्र से। भारतीय जलवायु एवं मानसून तंत्र। मानसून तंत्र पिछली क्लास में हमने बात की थी मानसून की शाखाओं के बारे में। हमने बात की थी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो भारत में आता है, केरल के तट से टकरा करके दो भागों में बंट जाता है। एक तो अरब सागरीय शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो उसके बारे में जो भी डिटेल थी हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। वो पुरानी वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे लौटते हुए मानसून के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिएगा लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून। मानसून की परिभाषा हमने देखी थी। मानसून हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन को ही मानसून कहते हैं। जैसे हमने देखा था, ये हमारा जहां पे भारत है, भारत में हमने मानसून के बारे में देखा था। मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी गोलार्ध से आता है और जैसे ही जब हमारे उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि हमारे भारत की जो स्थिति है ग्लोब में वो है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की स्थिति सीधी होती है, सूर्य सीधा चमकता है, तो भारत का ये जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर निम्न वायु दाब बनता है। निम्न वायु दाब बनता है और टेम्परेचर यहाँ का हाई रहता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई होने से यहाँ का निम्न वायुदाब होता है और इसकी अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है, क्योंकि वहां का जो तापमान क्या रहता है, कम रहता है। तापमान कम होने से वायुदाब कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, ये हमने बात पिछले क्लास में हमने कर ली थी। तो जैसे यहाँ का वायुदाब घटेगा तो क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध से जो उठने वाली हवाएं हैं, क्योंकि हवाओं की दिशा होती है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब होता है। उस वक्त उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब रहेगा और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब। तो जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब होता है और उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब, तो हवाएं चलेंगी दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर। जैसे ही हवाएं इस भूमध्य रेखा को क्रॉस करेंगी, पार करेंगी, तो आगे आकर इसमें एक बल लगता है जिसके बारे में हमने बात की थी, कोरियालिस बल। कौन सा बल था? कोरियालिस बल था। इस कोरियालिस बल की वजह से उत्तरी गोलार्ध के अंदर हवाएं अपने दाएं तरफ मुड़ जाती है। अपने दाएं तरफ मुड़ने के बाद ये जो हवाएं हैं सीधी कहां तक, किस तरफ आती है? भारतीय प्रायद्वीप की तरफ आती है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रायद्वीपीय स्थिति बनती है वहां पर आती है और वहां पर हमारे यहाँ पे नीलगिरी अन्नावलय की पहाड़ियां हैं केरल तट पर। यहां से टकराने के बाद ये हवाएं दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है, दूसरी अरब सागर की ओर। तो इस प्रकार से ये हवाएं चलती है और यहाँ पे हमारा है अरावली पर्वत और ऊपर ये हमारा हिमालय पर्वत। अब हवाएं क्या होंगी, जैसे ही
अरब सागर की शाखा वाली तरफ से जाएंगी तो आगे यहाँ पे इसको अवरोध नहीं मिलेगा। अवरोध नहीं मिलने की वजह से ये सीधी सीधी आगे बहती हुई, क्योंकि अपने दाईं तरफ इसको मुड़ना है तो इस प्रकार ये मुड़ती हुई आगे चलेगी। और यहाँ पे अरावली इसको कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती, अवरोध पैदा नहीं करती, तो इसके साथ साथ ये आगे बढ़ती हुई हिमालय से टकरा करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के क्षेत्र और उत्तरी राजस्थान के कुछ क्षेत्र में यहाँ पे वर्षा करती है। फिर बात आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा बंगाल की भारत के पूर्वी तट की तरफ से के साथ साथ बहती हुई आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद ये यहाँ पे हिमालय से टकराती है, और हिमालय से टकराती कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय में जगह है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। इन पहाड़ियों में स्थित एक स्थान है चेरापूंजी, चेरापूंजी और मासीन राम, मासीन राम, ये दोनों मेघालय में है। वहां पे ये टकरा कर यहाँ पे वर्षा करती है और खूब वर्षा करती है। इसीलिए चेरापूंजी और मासीन राम जो स्थान है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। यहां से टकराने के बाद फिर ये हवाएं हिमालय से टकराने के बाद हिमालय के पैरेलल चलती हुई पश्चिमी दिशा की ओर बहती है। पश्चिमी दिशा में बहने के बाद ये हवाएं अरावली से टकरा करके और इधर उत्तर प्रदेश वाला जो मैदानी भाग है, जैसे हम कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो वहां पर ये वर्षा करती है। तो इस प्रकार से ये तो हुआ मानसून काल। अब इसके विपरीत स्थिति बनेगी जब ये सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएगी। लगभग हम बात करें तो नवंबर से दिसंबर की बात, नवंबर और दिसंबर, मिड नवंबर से मिड दिसंबर की यदि बात करते हैं तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जा रहा होता है तो उसी के साथ साथ वायु दाब की स्थिति भी बदल जाती है। अब उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य की स्थिति नहीं है तो यहाँ पे कैसा टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा और वायु दाब में ज्यादा रहेगा, वायु दाब यहाँ का बढ़ जाएगा। उसकी अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अब टेम्परेचर हाई हो जाएगा और वायु दाब कम हो जाएगा, हवाओं की दिशा बदल जाएगी। इसी को तो मानसून कहते हैं। हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन को क्या कहते हैं? मानसून। अब ये हवाएं हैं जो सारी वापस बदल जाएंगी, बदल जाएंगी। पहले जो उत्तर की तरफ जा रही थी वो सारी की सारी हवाएं किधर चलेंगी? दक्षिण की ओर। अब ये हवाएं दक्षिण की ओर जा रही होंगी। अब दक्षिण की ओर जब ये वापस लौटेंगी, इसी क्रम को कहते हैं लौटता हुआ मानसून। क्योंकि अब ये मानसून क्या है? वापस लौट रहा है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध से आया था, दक्षिणी गोलार्ध में वापस जा रहा है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नेचर है, जो आया है वो जाएगा जरूर। तो अब जैसे ये हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जा रही होंगी तो ये जो पहले जो मानसूनी जो हवाएं आई थी अपने साथ एक जलीय क्षेत्र से नमी लेकर के आई थी, उसको इन्होंने वर्षा के माध्यम से नमी को समाप्त कर लिया। अब इसके पास कोई ज्यादा नमी नहीं है तो लौटता हुआ मानसून भारत के लगभग क्षेत्रों में वर्षा नहीं कर पाता। ये जो बंगाल की खाड़ी वाले जो मानसून की शाखा होगी, लौटते हुए मानसून में बंगाल की खाड़ी की तरफ से ये जब बहेगी अपने साथ साथ क्या लेते चलेगी? थोड़ी बहुत नमी लेते हुए चलेगी। ये जो नमी लेते हुए चलेगी, नमी लेने के बाद ये यहाँ पे जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि हवाएं देखो अपने किस तरफ मुड़ेंगी? दाएं तरफ। यहां से ऐसे चल रही है तो इधर मुड़ जाएंगी, यही तो इसका दाएं तरफ होगा। यदि उत्तर की तरफ बैठ रही है तो इसका दाएं तरफ इस तरफ होगा। अब ये दक्षिण की तरफ आ रही है तो अपना दाएं तरफ इसका इधर होगा, तो इस प्रकार मुड़ेगी। क्योंकि कोरियोलिस बल यही कहता है, फेरल का नियम यही कहता है, कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा अपने दाएं तरफ मुड़ेंगी, चाहे वो उत्तर की तरफ जा रही है चाहे दक्षिण की तरफ। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं हमेशा बाएं तरफ मुड़ेंगी, चाहे वो उत्तर की तरफ जा रही हो चाहे दक्षिण की तरफ जा रही हो। अब ये दक्षिण की तरफ आ रही है और ये हवाएं किधर मुड़ेंगी? अपने दाईं ओर मुड़ेगी। दाईं ओर मुड़ने के बाद ये जो हवाएं कहां पर वर्षा करेगी? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, इस क्षेत्रों पर ये क्या करेगी? वर्षा करेगी। पूछा जाए कि लौटते हुए मानसून से भारत के कौन से स्थानों पर वर्षा होती है? तो सिर्फ केवल दो स्थानों के नाम आपको याद रहने चाहिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा लौटते हुए मानसून से भारत के लगभग किसी भी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से किस स्थान पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है? तो आपका जवाब रहना चाहिए तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इनमें दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो, आपका जवाब वहां पे रहना चाहिए। आशा करता हूं बात आपको समझ में आएगी किस प्रकार मानसून आता है और किस प्रकार लौटता है। मानसून आने की जाने का क्रम यही है। टेम्परेचर, सूर्य की स्थिति यदि एक तरफ रहेगी तो मानसून ना तो आएगा ना जाएगा। सूर्य की स्थिति बदलने के कारण ही मानसून बदलता है। मानसून की आना और जाना, ये जो सारा का जो खेल बना है सूर्य और पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव के कारण।
पृथ्वी अपने अक्ष पर जो 66.5 झुकी है, उसी के कारण ही ये सारा खेल रचता है। वरना यदि ऐसा होता ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई न होती तो पृथ्वी कभी भी घूर्णन नहीं करती। पृथ्वी कभी भी घूर्णन नहीं करती। सूर्य हमेशा पृथ्वी के एक ही तरफ चमकता दिखाई देता, दूसरा भाग इसका अंधेरे में रहता। इस वक्त सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो एक तरफ तो हमेशा बर्फ जमी रहती और एक तरफ हमेशा क्या रहती, धूप रहती। एक तरफ टेम्परेचर ज्यादा और एक तरफ टेम्परेचर बिल्कुल कम रहता, हवाओं की गति बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये कारण है सारा का सारा पृथ्वी की अपने अक्ष पर झुकाव के कारण, और उसी की वजह से ये सारा खेल हमें दिखाई देता है। जो मौसम देख रहे हैं बदलता है, वो सारा का सारा खेल किसका है, इसी पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण। यदि ये झुकाव न हो तो ये सारा खेल हमें दिखाई नहीं देता। और यदि ऐसा नहीं होता, यदि ये झुकाव नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। अब देखो ये सारा खेल किसके वजह से हुआ है, सूर्य के। सूर्य जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, हवाएं भी दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी। दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हवाएं चलेंगी तो उसे हम कहेंगे लौटता हुआ मानसून। जैसे ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आएगा उसे हम कहेंगे मानसून काल। इसे लौटता हुआ मानसून, इसे कहते हैं मानसून का प्रवर्तन या मानसून प्रवर्तन काल। मानसून प्रवर्तन काल। तो अब हमने देखा मानसून कैसे लौटता है, ये सारी बात हमने कर ली है। इसको एक तरफ हमने लिखना है, नोट्स के माध्यम से लिखना है। इसको स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब इन बातों को हम लिख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, फिर हम इसके बारे में लिखेंगे नोट्स के रूप में। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसको लिख लेते हैं। आशा करता हूं समझ में आपको बात आ गई होगी। हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, मानसून कहेंगे। और मानसून का लौटना, जैसे ही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो सूर्य का दक्षिणायन होगा, उसी के साथ साथ हवाएं भी दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलने लगेंगी। और उसी के साथ साथ ये मानसूनी हवाएं भी कहां पे चलेंगी, दक्षिण की ओर। अपने साथ नमी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से थोड़ी बहुत नमी लेके जाती है और जाकर के कहां पे वर्षा करती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा करती है। इसी बात को हमने लिखना है। यदि बात करें इसकी तिथि के बारे में, बहुत बार पूछ लिया जाता है लौटते हुए मानसून की तिथि क्या है, या पूछा जा सकता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कौन से समय होती है, कौन से माह में होती है। तो इसका आप लिख सकते हो मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर, या इसको आप नवंबर दिसंबर लिख सकते हो, नवंबर से दिसंबर। लौटता हुआ मानसून इसकी तिथि क्या है, नवंबर और दिसंबर है। पूछा जा सकता है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कौन से माह में होती है, कौन से माह में होती है, तो नवंबर दिसंबर से। कौन से मानसून से होती है, तो देखो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, जब इस प्रकार ये अपने दाएं तरफ मुड़ेगा तो इसकी आने की हवा में दिशा क्या दिखाई दे रही है, उत्तर और पूर्व। तो हम इसे कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून। अन्य नाम, अन्य नाम क्या लिखेंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून पूछा जा सकता है उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के कौन से क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक होती है, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में होती है। अब इसके कारण लिख लेते हैं। कारण है सूर्य का दक्षिणायन होना। क्या होना, सूर्य का दक्षिणायन होना। लिखेंगे सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में जाने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में उच्च तापमान एवं निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है। निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है। जबकि इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में निम्न तापमान एवं
उच्च वायु दाब की स्थिति बनती है जिसके कारण मानसूनी हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलती है, गोलार्ध की ओर चलती है। सूर्य के दक्षिणायन या दक्षिणी गोलार्ध में जाने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में उच्च तापमान बनता है। उच्च तापमान होने की वजह से वहां का जो वायुदाब है कम हो जाता है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में निम्न तापमान कम हो जाता है और वायुदाब बढ़ जाता है, जिसके कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलने लगती हैं। बात समझ में आ गई होगी, आपने इसको लिख भी लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, इसमें आगे और लिख लेते हैं। अब तो हमने देखा इसकी हवाएं किधर चलने लगती है, तो दक्षिणी गोलार्ध की ओर। इसी को हम कहेंगे लौटता हुआ मानसून। तो लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चलने लगती है, इसे ही लौटता हुआ मानसून कहते हैं। इसे ही लौटता हुआ मानसून कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भूभाग होने के कारण इन हवाओं में आर्द्रता की कमी होती है, आर्द्रता या नमी की कमी होती है जिसके कारण भारत के अधिकांश भागों में लौटते हुए मानसून से वर्षा कम होती है, वर्षा नहीं होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके यह मानसून मतलब लौटता हुआ मानसून, यह मानसून तमिलनाडु एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश में वर्षा करता है, अत्यधिक वर्षा करता है। हवाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाने लगती हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, लौटता हुआ मानसून कहते हैं या मानसून का परिवर्तन कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भूभाग होने के कारण लौटते हुए मानसून में अत्यधिक नमी नहीं होती, जिसके कारण ये भारत के अधिकांश भागों में वर्षा नहीं कर पाता, लेकिन बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी ग्रहण करता है, जिसके कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये वर्षा करता है। तो ये बातें हमने इसमें लिखी। आशा करता हूं आपने लिख भी लिया होगा, साथ साथ में लिख लिया करो। यदि आपने लिख लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बढ़ते हैं आगे, थम्स अप जरूर कर दिया करो ताकि हम आगे बढ़ते रहें। अब इसके बाद और लिखते हैं। इसमें लिखो, लौटते हुए मानसून की दिशा
मानसून की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी होने के कारण इससे या इस मानसून को उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून भी कहते हैं। तो ये हुआ लौटता हुआ मानसून, इसे ही कहते हैं लौटता हुआ मानसून या मानसून का प्रवर्तन काल, या कहें तो उत्तरी पूर्वी मानसून। आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम आगे इसमें देखेंगे शीतकालीन मानसून क्या होता है। शीतकालीन मानसून वैसे हमने इसके बारे में पिछली क्लासों में थोड़ी बहुत चर्चा कर रखी है, अब हम थोड़ी बहुत इसके बारे में और देख लेते हैं। यह तो था लौटता हुआ मानसून। पहले हमने देखा ग्रीष्मकालीन मानसून, लौटता हुआ मानसून, और अब हम देखेंगे शीतकालीन मानसून, यानी कि जो दिसंबर से मार्च तक का जो टाइम होता है उस वक्त किस प्रकार की स्थितियां रहती है वो सारा हम इसमें देखने वाले हैं। तो आशा करता हूं ये आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं शीतकालीन मानसून के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून शीतकालीन मानसून शीतकालीन मानसून में क्या होता है, देखो कुछ चक्रवातीय हवाएं बनती है जिसे हम कहते हैं विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो मानसून भारत में आता है उसे ही हम कहते हैं शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून ये है हमारा भारत। अब देखो इसमें क्या स्थितियां रहने वाली है। ये हमारा भारत, और इधर है भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है। इधर यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, और इधर अफ्रीका महाद्वीप। भूमध्य सागर, ये जो बात कब की चल रही है, इसकी जो तिथि के बारे में हम बात करें तो तिथि कब की है, ये दिसंबर से मार्च। दिसंबर से मार्च। अब दिसंबर से मार्च में क्या स्थितियां रहेंगी, देखो इस वक्त जो क्या है, हवाएं जो जल से स्थल की ओर हवाएं चल रही होंगी। यानी कि देखो हवाएं चल रही है उत्तरी गोलार्ध में, ये पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं चलेंगी। पश्चिम से पूर्व की ओर ये हवाएं चल रही हैं, और इस वक्त क्या होगा, ये हवाएं अपने साथ में इस भूमध्य सागर से क्या लेके चलेंगी, तो नमी लेते हुए चलेंगी। अब अपने साथ ये नमी लेते हुए चलेंगी और आएंगी कहां पे, भारत की तरफ, क्योंकि भारत से पहले इसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं आने वाली, कोई भी प्रतिरोध नहीं उत्पन्न होने वाला। अब क्या होगा, इधर ये हिमालय से टकराएगी। ये जो हवाएं हैं कहां पे टकराएंगी, हिमालय से, और यहाँ पे हमारी क्या आती है बीच में, अरावली, तो अरावली से भी टकराएगी। इन दोनों से टकराने के बाद ये क्या करती है, भारत के इस क्षेत्र में, यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पे ये क्या करती है, वर्षा करती है। हम इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिम से चलने वाली ये हवाएं तो भारत की तरफ आती हैं और हिमालय से टकरा करके, अरावली से टकरा करके इस क्षेत्र में वर्षा करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली ये हवाएं भूमध्य सागर से उठने वाली ये हवाएं होती है, और ये हवाएं यहाँ से भूमध्य सागर से नमी लेते हुए चलेंगी, क्योंकि जलीय क्षेत्र से आ रही है, अपने साथ में नमी लेते हुए जाएंगी और यहाँ पे क्या करेगी, वर्षा करेगी। इसे ही कहते हैं शीतकालीन मानसून, या पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली ये हवाएं हैं, या इसे पश्चिमी मानसून भी कहते हैं। तो ये है शीतकालीन मानसून की स्थिति इस प्रकार है। शीतकाल में क्या, शीत ऋतु में जो
हवाएं जो चल रही हैं भूमध्य सागर से भारत की ओर आ रही होंगी और अपने साथ में नमी लेके आती हैं, जिसे ये क्या कहते हैं, शीतकालीन मानसून कहते हैं। और ये भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में वर्षा करती है। और इस वक्त क्या होता है, रबी की फसल बहुत, यहाँ पे रबी का मौसम चल रहा होता है। रबी में यहाँ पे गेहूं की फसल सर्वाधिक लगती है। इस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे गेहूं की फसल सर्वाधिक लगती है रबी के मौसम में। तो ये जो हवाएं, ये जो वर्षा जो आ रही है, ये इस गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसीलिए इसे कहते हैं गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे। और इस मौसम को यहाँ पे कहते हैं मावठ। ये जो वर्षा जब यहाँ पे दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं, मावठ कहा जाता है। तो ये है शीतकालीन मानसून की स्थिति। समझ गए होंगे। भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली हवाएं उत्तरी भारत की ओर आती हैं और हिमालय से टकरा करके पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में वर्षा करती हैं, जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में इसे मावठ कहते हैं। रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। तो आशा करता हूं आप बात समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। शीत ऋतु में भूमध्य सागर से चलने वाली हवाएं अपने साथ नमी लाती हैं, जो हिमालय से टकराकर हिमालय व अरावली से टकराकर भारत के पंजाब, हरियाणा एवं उत्तरी राजस्थान में दिसंबर जनवरी माह में वर्षा करती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ या उत्तरी पश्चिमी मानसून कहते हैं। इस समय होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। यह है शीतकालीन मानसून तिथि। इसकी दिसंबर से मार्च। पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली ये हवाएं जो भूमध्य सागर से आती हैं और भारत की तरफ जो हवाएं आती है और भारत के हिमालय से टकरा करके, अरावली से टकरा करके पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में वर्षा करती है, जिसे मावठ कहा जाता है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ये है शीतकालीन मानसून। तो इसी के साथ साथ हमारा मानसून पूरा होता है। अब हम देख लेते हैं मानसून का प्रभाव भारत में क्या रहने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मानसून का प्रभाव।
हेडिंग डाल लीजिएगा मानसून का प्रभाव। मानसून का प्रभाव, मानसून पर के प्रभाव में हम देखेंगे सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे, मतलब सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है, कहां पर वर्षा नहीं होती, तो ये सारा हम इसमें देखने वाले हैं। यदि इसको मैप के माध्यम से देखें तो देखो हम इसमें अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो ये हमारा भारत है, इधर हमारा ये हिमालय, ये अरावली पर्वत। अब इससे हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि कहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कहां पर वर्षा नहीं होती। ये हमारा पश्चिमी घाट और ये हमारे इधर पूर्वी घाट, पूर्वी तट पश्चिमी तट, इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। अब क्या होगा, देखो जैसे मानसून आता है, यदि जैसे मानसून आया, मानसून आने के बाद जैसे दो शाखाओं में बट गया, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ मानसून। जैसे ही अरब सागर वाले मानसून की बात करेंगे तो ये जो पूर्वी तट की जो पहाड़ियां हैं, इन पश्चिमी तट की पहाड़ियों के पश्चिमी तरफ तो वर्षा सर्वाधिक होगी, और इसके विपरीत हम बात करें कि इसके पश्चिमी तट के पूर्वी तरफ यदि बात करें तो यहाँ पर वर्षा नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि ये इसका वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, जिसकी वजह से वर्षा इधर नहीं हो पाती। इसी समय यदि बात करें हम आगे यहाँ पे, तो ये पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, ये इस मानसून की वजह से हमेशा शुष्क रहता है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? तो देखो जैसे ये बंगाल की खाड़ी वाले मानसून की हम बात करें तो इससे सर्वाधिक वर्षा इस तरफ होगी, मेघालय में हो जाएंगी, असम में थोड़ी बहुत, असम में वर्षा हमें दिखाई देंगी, पश्चिमी बंगाल में वर्षा दिखाई देंगी। फिर उसके बाद हम बात करें इधर मध्य प्रदेश में वर्षा दिखाई देगी, उत्तर प्रदेश में वर्षा दिखाई देगी, और आगे बढ़े तो पंजाब हरियाणा में भी वर्षा दिखाई देगी, और पूर्वी राजस्थान में इस अरावली के कारण वर्षा अधिक दिखाई देती है। अब पश्चिमी राजस्थान अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, और अरब सागर वाली शाखा यहाँ से सीधी चली जाती है आगे, बीच में इसमें कोई अवरोध नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती। फिर बात करें तो इसके बाद यहाँ पे हम बात करें लद्दाख की, लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में वर्षा नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अरब सागर वाले की बात करें तो जैसे हिमालय से टकराएगा तो हिमालय के दक्षिणी भागों में वर्षा करेगा, उत्तरी भाग हमेशा क्या रहेगा? वृष्टि क्षय क्षेत्र रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कभी वर्षा नहीं हो पाती। तो इसका मतलब प्रभाव में क्या दिखाई देने को मिलेगा? यदि हम बात करें सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो कहाँ देखने को मिलेगी? मेघालय में, असम में देखने को मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में हमें वर्षा दिखाई देंगी, ये जो त्रिपुरा वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी वर्षा हमें दिखाई देगी। तो सर्वाधिक वर्षा में कहाँ देखने को मिल रही है? तो हम बात करें असम में, मेघालय में और त्रिपुरा में हमें सर्वाधिक वर्षा देखने को मिल रही है। सबसे कम वर्षा कहाँ देखने को मिल रही है? तो एक तो लद्दाख में, दूसरा पश्चिमी राजस्थान में हमें कम वर्षा दिखाई दे रही है। और कहां पे कम मिलेगी? तो ये जो पश्चिमी महाराष्ट्र, ये पूर्वी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, पूर्वी केरल वाला, ये पूर्वी कर्नाटक वाला ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या रहेगी? वर्षा कम रहेगी। तो ये इन क्षेत्रों में वर्षा हमेशा क्या रहती है? कम रहने वाली है। तो इस क्षेत्रों में वर्षा हमेशा कम रहती है। तो प्रभाव में हम बात करें वर्षा की तो सर्वाधिक वर्षा, यानी इसका मानसून का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ रहने वाला है? तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ रहेगा? तो असम में सबसे ज्यादा रहेगा, मेघालय, मेघालय, असम और त्रिपुरा। अब फिर बात करें तटीय क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभाव कहां देखने को मिलेगा? तो हमें देखने को मिलेगा इस महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में, जो तटीय क्षेत्र है। उसके बाद में हमें केरल में सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। केरल में तो मिलेगा क्योंकि यहाँ से दोनों शाखाएं बन रही हैं, तो दोनों शाखाओं से यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है। तो केरल में, पश्चिमी कर्नाटक में भी हमें वर्षा ज्यादा दिखाई देने को, इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कहाँ का मिल रहा है हमें? देखो एक तो कर्नाटक, केरल में, फिर
पश्चिमी कर्नाटक में, पश्चिमी महाराष्ट्र में, यहाँ पर इसका सर्वाधिक हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे देखो छोटा सा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा, गोवा, तो गोवा में भी हमें सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर बात करें न्यूनतम प्रभाव, न्यूनतम प्रभाव हमें कहां कहां देखने को मिलेगा, तो एक तो लद्दाख में, कहां मिलेगा, लद्दाख में। दूसरा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में। दूसरा उसके बाद फिर तीसरा में दिखेगा वृष्टि छाया क्षेत्रों में, वृष्टि छाया क्षेत्र में। अब देखो ये जो पश्चिमी तट की जो पहाड़ियां हैं, इसके पूर्व में जो भी क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र वाला होगा, वहां पे वर्षा कम दिखाई देंगी। तो देखो हम बात करें तो पूर्वी महाराष्ट्र आ जाएगा, पूर्वी कर्नाटक आ जाता है इसके अंदर, इसी में गुजरात का कुछ क्षेत्र भी आएगा, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र आ गया। इस प्रकार से ये सारा सारा कैसा रह जाएगा, तो वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाएगा, यहाँ पे वर्षा कम दिखाई देने को देती है। तो इस प्रकार से हमने देखा मानसून का प्रभाव कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है, तो ये हमने इसमें बात की। तो इस प्रकार से ये हमारा आज मानसून टॉपिक पूरा होता है। इसका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और इसी के साथ आज हमारा ये मानसून का जो टॉपिक, जिसमें हमने लगभग 5-7 क्लासें बनाई है, वो हमारा ये टॉपिक आज यहाँ पे पूरा होता है। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। और यदि आप चैनल पर नए हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द्रोणापीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।